आज है हमारे पास मारुति सुजुकी एस्प्रेसो 2025 एएमटी वेरिएंट। तो आज हमें इसे चलाते हुए पूरे 1 से 1.5 साल हो चुके हैं। 2025 फैब में ली थी हमने। तो आज भाई इसका रिव्यू देंगे और कितनी कन्वीनियंट रहती है एएमटी गाड़ी। तो आज भाई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई ये है गाड़ी के ओनर सुनील भाई, ये मेरे मित्र हैं बहुत प्यारे। तो भाई ये बताएंगे कि गाड़ी इन्होंने कितने की ली थी और कब ली थी। तो सुनील भाई, आपने गाड़ी कब ली थी? ये मैंने फरवरी 2025 में ली थी। अच्छा, फरवरी 2025 में आपने गाड़ी ली थी। तो आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी थी उस टाइम? ये मुझे ऑन रोड 6,80,000 की पड़ी थी। 6,18,000 की पड़ी थी। ऑन रोड प्राइस बता रहे हैं आप ये? यहाँ ऑन रोड। अच्छा, तो ये गाड़ी लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? भाई बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक की सबसे चीपेस्ट गाड़ी है। अच्छा, तो आपने एएमटी वेरिएंट क्यों चूज़ करा था? क्योंकि मुझे इससे पहले मैंने कभी ड्राइव करी नहीं थी। फिर जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था तो मैंने ये फील कर रहा है कि ऑटोमेटिक गाड़ी डे टू डे कन्वीनियंट, ज़्यादा इजी है चलाना, डेली अप डाउन करने के लिए। सिटी ड्राइव में मतलब कि ऑलमोस्ट विदाउट गियर चलाना ज़्यादा इजी है। आपने 1 से 1.5 साल इस गाड़ी को चला लिया है, तो आपके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक रहा है गाड़ी को लेकर? तो आप मुझे जरा बताइए कि आपने एएमटी वेरिएंट ही क्यों चुना और ऐसा क्या रीजन था कि भाई यही गाड़ी लेनी थी? भाई एएमटी गाड़ी, जैसे कि अगर मुझे गलियों में निकलना है, डेली दूध वगैरह लेने जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, तो स्कूटी की तरह लेके जा सकते हैं इसे। और प्लस फैमिली में कोई लेडीज है तो वो भी चला सकती है, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ली। तो सुनील भाई, आपको क्या मैनुअल गाड़ी चलानी आती है या फिर आपने डायरेक्टली एएमटी ही गाड़ी ली? नहीं, मुझे मैनुअल गाड़ी चलानी आती है, बट वो मुझे मतलब इतनी ज़्यादा मैं उस पर कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो बार बार क्लच का और जो भी सिस्टम है वो मुझे समझ नहीं आता है। तो बेसिकली आप मेन इजी टू ड्राइव चाह रहे थे गाड़ी। या तो इस हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी आपके लिए बड़ी कन्वीनियंट होगी, क्योंकि छोटी गाड़ी है, इसका रेडियस भी छोटा है। तो आपको ये नॉर्मल सिटी ड्राइव में कैसी लगती है? बहुत बढ़िया है, मैं इसे कहीं पे भी पार्क कर देता हूँ, पतली से पतली गलियों गलियों में निकाल देता हूँ। अच्छा, और मुझे ये बताइए, ये गाड़ी लेने से बहुत लोग कहते हैं कि भाई छोटी गाड़ी है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कैसा है, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए। ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ज़्यादा है, 180 है, ऑलमोस्ट थार से 10 mm कम है। और इससे तो मैंने ऑफ रोडिंग भी कर ली है, मैं इससे जो है हरिद्वार ले गया हूँ 2-3 बारी जो है। पर ये हाईवे पे इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवरटेकिंग करना चाहते हो तो फिर इसके जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत बढ़िया नहीं है। सुनील भाई, एक मेन क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है, गाड़ी के रिव्यू में भी पूछा जाता है, तो एस्प्रेसो ही क्यों चुनी आपने? देखो, क्योंकि मैंने ना MG की विंडसोर चला रखी थी अच्छा। ऑटोमेटिक में, वो मुझे बहुत पसंद थी गाड़ी, पर उसका जो प्राइस है वो मेरे बजट में आ नहीं रहा था। फिर मैं चाह रहा था ऐसी गाड़ी जो मुझे अंडर 10 लाख मिल जाए। अंडर 10 लाख में मेरे पास 3 ही ऑप्शन थे, या तो मारुति का सलेरियो था, मारुति की ऑल्टो थी, या फिर मारुति की वैगन आर थी। और एस्प्रेसो मैंने इसलिए चूज करी क्योंकि मुझे बीइंग यादव मुझे थोड़ा सा SUV फील चाहिए था। अच्छा, तो ये मुझे लगता है लाइक एस्प्रेसो आपका स्कॉर्पियो का बच्चा। हाँ, तो मुझे ये टोरा वाला फील भी चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर में लिए। तो मुझे लग रहा है आपकी बातें सुनकर इसके बाद आप अगला अपग्रेड स्कॉर्पियो से ही करेंगे। नहीं, मैं अगला स्कॉर्पियो तो नहीं, पर मेरा अगला है कि अगर ऑटोमेटिक में मैं थार लेना चाहता हूँ। अच्छा, थार लेना चाहते हैं हाँ। आप? तो इसमें और थार में ऐसी क्या डिफरेंसेस हैं जो आप अपग्रेड करना चाहोगे इन फ्यूचर? ये मेरी पेट्रोल में है, बट मैं जो है ऑटोमेटिक में डीजल लेना चाहता हूँ। तो आपको पावर ज्यादा चाहिए? हाँ, क्योंकि उसमें मेरे को टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, और फिर मेरे 2 बालक हैं तो उसके हिसाब से मैं उनको वो फील करवा सकता हूँ। तो भाई, जो अगर मैं विंसर ईवी की बात करूँ, वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी ना। तो आपको इलेक्ट्रिकल और पेट्रोल में कुछ डिफरेंस दिखा था जब आपने विंसर ईवी चलाई और फिर ये आप पेट्रोल में आए, तो आपको क्या चेंजेस दिखे? इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक में कोई जो है नॉइस नहीं होता, बस आप बैठे और जो है ले करके निकल लिए। इसमें आपका जो जो इसका इंजन और वो साउंड वगैरह है इस गाड़ी का, वो आपका नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही है। इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअली आपको कोई आउटसाइड से देख के नहीं बता सकता ये गाड़ी ऑटोमेटिक है मैनुअल है, क्योंकि मारुति इसके ऊपर कोई बैजिंग नहीं देता है। तो आपका कहने का मतलब ये है, चाहे इलेक्ट्रिक चला लो चाहे पेट्रोल वाली चला लो, कुछ खास फर्क पता नहीं चलता साउंड के अलावा। हाँ, साउंड के अलावा। तो सुनील भाई, मुझे ये बताओ, आपके बजट में तो भाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आती हैं, और टाटा जैसे बहुत अच्छी गाड़ी बनाता है, टियागो वगैरह, इस बजट में तो वो अच्छा दे रहा है।
तो आपने उसको कंसीडर ना करते हुए एस्प्रेसो पेट्रोल पे ही क्यों किया? ये मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा रिग्रेट मानता हूँ कि मुझे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी, क्योंकि टियागो मेरे बजट में भी आ रही थी, बट दैट टाइम आई वाज लर्निंग द ड्राइविंग। मुझे चाहिए था कि जो मुझे बोनेट विजुअल हो, तो इस गाड़ी का बोनेट मुझे अंदर से पूरा विजुअल होता है। सिटी ड्राइव में जैसे मैं पतली गलियों में निकल रहा हूँ तो आगे कौन आ रहा है कौन नहीं, तो ये मैं बोनेट देख करके जजमेंट कर सकता हूँ। बट अब मुझे जैसे इसे चलाते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, तो अब मेरी जो प्रेफरेंस थी टियागो की थी। बट इलेक्ट्रिक गाड़ी ना लेने के पीछे एक वजह मेरी जो और बन रही है, मेरे पास कवर्ड पार्किंग नहीं है, और अगर आपके पास कवर्ड पार्किंग नहीं है तो फिर बैटरी में भी की इशू कर सकती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंडिया में अभी बैटरी का जो स्ट्रक्चर है ना, ईवी के लिए जो स्ट्रक्चर है वो भी ढंग से है नहीं। कई लोगों के पास पार्किंग अवेलेबल नहीं है और कई लोग बाहर चार्ज नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रिक में चार्जिंग का इश्यूज तो है इंडिया में, जिसके लिए मुझे लगता है अभी कि 4 से 5 साल और लग सकते हैं और शायद उससे ज़्यादा भी लगते हैं। तो इस हिसाब से आपका चॉइस मेरे हिसाब से बढ़िया है। और रही बात बोनेट की, तो टियागो अगर आप कंसीडर करते हो तो उसमें बोनेट नहीं मिलता, लेकिन जैसे कि एस्प्रेसो में देखो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें बोनेट बहुत तगड़ा है और बहुत ऊंचा होता है। तो इस वजह से अगर आपने इसको चूज करा तो मेरे हिसाब से आपका जो रीजन है इसे चूज करने का बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी गाड़ी में ना रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, सीट कवर बढ़िया लगा हुआ है। तो क्या ये कौन सा मॉडल लिया आपने, मुझे ये बताइए एस्प्रेसो का ना। भाई ये मेरी ऑटोमेटिक की टॉप मॉडल है, मतलब कि ये अपने वेरिएंट में इससे ऊपर टॉप में कुछ नहीं है। हालांकि ये है चीपेस्ट गाड़ी, बट ये टॉप मॉडल है। तो क्या ये शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल और जैसे कि मैं सीट कवर देख पा रहा हूँ, तो क्या ये कंपनी फिटेड आए थे? नहीं नहीं, ये कंपनी फिटेड नहीं आए थे। दरअसल क्या है, मारुति और कुछ चीजें जो है वो आज जैसे कि लग्जरी गाड़ियों में आ रहा है, वो चीजें उनको लगा करके कंपनी फिटेड देनी चाहिए ताकि ये चीपेस्ट गाड़ी ना लगे। अदरवाइज इसका फील भी टाटा नैनो की तरह हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाई। वैसे कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं है जो मेरे इंश्योरेंस कवर में ना आए, ये बेसिक है। जैसे मैंने ये रूफ रेल लगवा ली, शार्क फिन एंटीना लगवा लिया। कंपनी इसमें अंदर आपको स्क्रीन तो देती है म्यूजिक सिस्टम कार प्ले के लिए, बट इसके अंदर जो है बैक कैमरा नहीं आता है, जो कि पार्किंग में लगाते टाइम आजकल बहुत जरूरी है। मैंने वो आउटसाइड से लगवाया है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो सीट कवर लगे हैं ये कंपनी फिटेड है या फिर आपने आउटसाइड लगवाया है? नहीं नहीं, ये मैंने आउटसाइड लगवाए हैं, क्योंकि कंपनी कॉस्ट करती है अराउंड 10 to 12,000, बट ये मेरे को आफ्टर मार्केट पड़ गए थे अराउंड 4 to 4.5 thousand के। तो जो बाहर से आपने एसेसरीज लगाई उसका फीडबैक क्या है? क्योंकि मैं कई वीडियोस देखता हूँ, लोगों के फीडबैक बड़े नेगेटिव ही रहते हैं कि जो आउटसाइडर जो एसेसरीज लगाते हैं इनकी क्वालिटी बड़ी चीप रहती है। तो ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियोस में और बहुत फीडबैक लिया है, और मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि भाई आफ्टर मार्केट जो भी एसेसरीज वगैरह लगाते हैं ना, उसमें जो स्मूथनेस या फिनिशिंग का काम अच्छा नहीं होता। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? गाइस देखो, जो एसेसरीज प्लग एंड प्ले की हैं वो तो आप आउटसाइड से लगवा लो, ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है। और जिसमें आपका कुछ भी कट हो रहा है या फिर वायर के साथ कुछ अटैच हो रहा है, वो आप कंपनी से करवाओ तो मच बेटर है। जैसे कि अगर आप मैंने सीट कवर आउटसाइड से लगवा लिए, इसमें फ्रंट पे 2 एयर बैग्स हैं, बट जब मैंने आउटसाइड से लगवाए तब उन्होंने मेरी सीट में कट लगा करके इसको स्टिचिंग करी है। अब मुझे एक मतलब कि ये आ रहा है कि अगर कभी इसका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो इसके एयर बैग्स ओपन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो शायद इतनी अच्छी फिटिंग नहीं देते हैं और एयर बैग्स की वायर वगैरह में कुछ कट मार देते हैं। तो मेरा मानना भी ऐसा है कि अगर आप आफ्टर मार्केटिंग मॉडिफिकेशंस वगैरह कराते हैं ना, तो इंश्योरेंस क्लेम करने में भी इश्यूज आता है। तो इसलिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो ना तो उसमें तुरंत मॉड मत कराओ, प्लग एंड प्ले वाले मॉड्स करा लो, लेकिन ऐसे मॉड्स मत कराओ जो इंश्योरेंस क्लेम करने में इशू थे। क्योंकि भाई इंश्योरेंस वाला बंदा डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है ड्यू टू ये कि भाई आपने छेड़छाड़ करा है। तो भाई हमारा सजेशन भी यही है, बाहर से मॉड करा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के कराओ, और कुछ ऐसे ही मोड्स कराओ जो भाई जिससे इंश्योरेंस वगैरह आपको क्लेम करने में इशू ना हो। तो सुनील भाई, अब हमने आपसे फीडबैक जाना है, तो अब आपकी गाड़ी में बैठ के देखते हैं और गाड़ी का ड्राइव देखते हैं, ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है। तो आप मुझे गाड़ी में बैठकर बताइएगा फिर आगे की क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो चलो गाड़ी के अंदर बैठे, या आओ चले। चलो चलते हैं। तो भाई गाड़ी में बैठ गए हैं, तो एसी चला दिया, बाहर गर्मी बढ़िया हो रही है। और देखो जैसे कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, और सुनील भाई जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यार, इसकी गाड़ी में ना जो कंसोल डिज़ाइन है वो सेंटर में आता है एस्प्रेसो के। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे कि मेरे पास टाटा नैनो है, तो मेरे में भी भाई कंसोल डिज़ाइन सेंटर में आता है, तो इसको आपको
कोई फायदा मिला कि कोई ऐसा फीचर लगाओ कि भाई सेंटर में आने से मेरे को मजा सा आ गया? देखो, अगर ये सेंटर में ना होकर के सामने होता तो वो मुझे ड्राइव करने में ज़्यादा इजी होता कि मैं आगे अपनी स्पीड वगैरह देख सकता हूँ। बट ये जैसे कि ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसमें ऑलमोस्ट 90% काम ऑटोमेटिक ही गाड़ी कर रही है। तो वाइल ड्राइविंग मैं ऑलमोस्ट कई बार तो मैं स्क्रीन की तरफ देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे क्या स्पीड चल रही है और क्या वो गियर शिफ्टिंग करनी है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये यहाँ पर हो या सेंटर में हो, मतलब कि वो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए, मतलब आप कहना चाह रहे हो ना? नहीं, कन्वीनियंट तो है, बट मतलब इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है वो। अच्छा। कि वो फ्रंट पे हो या फिर सेंटर में हो और लेफ्ट साइड में हो। तो एज पर माई नॉलेज सुनील, मैं आपको बताता हूँ, जो कंसोल सेंटर में जो दिया जाता है ना, उसका कंपनीज का मेन रीजन ये होता है कि भाई वो जो दूसरी कंट्रीज में गाड़ी बेच रहे हैं ना, वो left and लेफ्ट या राइट के लिए उनको इजी रहता है कि भाई कंसोल डिजाइन आपका सेंटर में ही है, लेफ्ट हैंडल कर दिया, हैंड लेफ्ट में कर दिया, जहाँ राइट करना वहाँ राइट में कर करेक्ट करेक्ट, क्योंकि तो- ये गाड़ी वैसे भी ईस्ट अफ्रीकन की भी फर्स्ट चॉइस है। हाँ। अगर आप कभी थाईलैंड या वियतनाम जाते हो तो वहां पर ये गाड़ी बहुत ज्यादा प्रेफर की जाती है। मॉडिफाई करके इसकी रूफ को कट करके वो इसे एज टूरिस्ट के लिए भी यूज करते हैं। हाँ। तो वहां पे जैसे लेफ्ट ड्राइव है तो जस्ट ये आपका ये स्टीयरिंग निकाल के वहां पे एडजस्ट कर देती है। हाँ, तो यही फायदा है कंपनी जो भाई इससे थोड़ी इससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसीलिए ये गाड़ी चीपेस्ट में बन जाती है। हाँ। और भाई सेकंड ये होता है कि मेरे हिसाब से सेंटर कंसोल डिजाइन होने से ना आपकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत सारे लोग शायद मेरे साथ एग्री भी करेंगे। और भाई चलो गाड़ी चलाते हैं, फिर देखते हैं भाई, जैसे कि हाँ बताइए। देखो भाई, ये ना माइंड सेट और साइकोलॉजी के ऊपर है। अगर आप इसको समझते हो कि सेंटर में है तो ये चीप है, बेकार है, आप इसे एज अ मिनी कूपर भी ले सकते हो, क्योंकि मिनी कूपर का भी सेंटर में ही आता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये डिज़ाइन भी भाई इंस्पायर्ड है मिनी कूपर से। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, देखो ये AMT वेरिएंट है। तो भाई अब चला के दिखाएंगे। अभी गाड़ी देखो न्यूट्रल पे है, तो अभी भाई AMT है। तो भाई ने लगाया गियर पे और ये देखो ड्राइव मोड पर डाल दिया है और गाड़ी चलने लग गई है। तो सुनील भाई ये बताइए, गाड़ी चलने में आपकी जो है 1 साल के अंदर क्या क्या इश्यूज आपने फेस करे हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज मिली आपको गाड़ी चलाने में? देखो, इसको चलाने में सबसे बढ़िया है, इसमें मेरा सिर्फ वन हैंड और वन लेग यूज होता है। तो मैं अपना लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को आराम से कहीं पे भी रख सकता हूँ। और इसमें इशूज ऐसा कुछ गाड़ी में है नहीं। बट अगर मारुति इसको CNG के साथ मार्केट में ले आती है तो ये और भी ज़्यादा मतलब कि सेल होने वाली गाड़ी बन सकती है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि पेट्रोल में एथनॉल आ रहा है। और हाँ, पर ये जो है E20 कंप्लायंस को फुलफिल करती है गाड़ी। हाँ, जैसे कि आपने 2025 में खरीदा है, तो ये E20 कंप्लाइंट ही है गाड़ी। तो उसके लिए तो आपको कुछ ऐसा अभी इश्यूज नहीं आ रहे होंगे। लेकिन गाड़ी का परफॉर्मेंस चलाने में और इजी टू ड्राइव, उसके बारे में बताइए कि भाई हमारे जो रिव्यूवर्स है ना, वो बेसिकली यही जानना चाहते हैं कि AMT गाड़ी खरीदने में क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे होते हैं। तो बेसिकली मुझे कुछ ऐसी चीज बताइए कि AMT गाड़ी खरीदी और उसमें कुछ ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से यार बंदा बोले यार AMT नहीं ले रहा मैं। तो बताइए ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं? गाइस, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मुझे डेली दिल्ली से बाहर जाना हो, सपोज मान लो कि मुझे गुड़गांव जाना है, नोएडा जाना है, तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी ना लें, क्योंकि आपको हाईवे से होके जाना पड़ेगा। और हाईवे पे आपको जो है ओवरटेकिंग करनी है, तो उसमें ये गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाती है। तो सुनील भाई, अगर हम सीटिंग की बात करें तो इस गाड़ी में आप कितने लोग बिठा सकते हो? देखो, इसमें ड्राइवर प्लस को पैसेंजर के साथ साथ पीछे 3 अडल्ट बंदे बैठ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है, आर्म रेस्ट नहीं आता है बीच में। तो आप अगर बहुत ज्यादा यारी दोस्ती वाले बंदे हैं तो मैं तो कहता हूँ आप 4 भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है 4+2 हरिद्वार तक का राउंड लगा के आ रखे हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ AMT की वजह से आप इजीली गाड़ी को काट रहे हो। और इसका रेडियस इतना कम है कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे विदाउट बैग की तो जैसे कि मैं देख पा रहा सर्कल हूँ बना भाई, सकते हैं। आप सर्कल बहुत प्यारा बना रहे हो। और AMT का देखो गाइस, यही फायदा होता है कि भाई गाड़ी आप आराम से काट सकते हो और भाई छोटी से रास्तों पे निकल जाती है। तो सुनील भाई, आपकी गाड़ी AMT पेट्रोल है ना? पेट्रोल है। तो यार एक बात बताओ मुझे, इसमें बूट स्पेस तो फिर बढ़िया मिलता होगा? हाँ, इसमें अराउंड 230 लीटर प्लस का बूट स्पेस है, जिसमें आप 2 बड़े लगेज रख सकते हो। तो सुनील भाई, जैसे कि आपने मुझे बताया आपने टॉप मॉडल लिया था एस्प्रेसो का,
तो यार गाड़ी में ना ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप चाहते हो कि टॉप मॉडल में मिलनी चाहिए थी और आपके हिसाब से आपको नहीं मिली, तो आप मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए। देखो, फर्स्ट तो मैं चाहता हूँ कि अब सारी गाड़ियों में जो ORBM होते हैं ये ऑटो फोल्ड आने चाहिए। अच्छा। क्योंकि सिटी में कई बार क्या होता है कि अपनी कंजेस्टेड गलियों में निकलते हैं तो ऑलमोस्ट ये 2 फीट की जगह कवर कर लेते हैं। तो अगर ऑटो फोल्ड वगैरह हो तो हमें ड्राइव करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, और प्लस IRBM नाइट विजन के साथ अगर कंपनी हमें दे सके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि कंपनीज को सोचना चाहिए फॉग लैंप्स के बारे में, क्योंकि जब भी कोई पर्सन गाड़ी खरीदता है तो वो फर्स्ट जो है आउटसाइड मार्केट से फॉग लैंप ही लगवाते हैं, और फॉग लैंप लगवाने में उसकी कई सारी वायर्स वगैरह कटती हैं। अगर कंपनी फॉग लैंप्स के साथ इसको दे दे तो हमें मच विजिबिलिटी मिल सकती है नाइट में। और इसके साथ में एक फ्रंट सीटिंग के पास एक वो आना चाहिए इसमें, आर्म रेस्ट। क्योंकि जैसे कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी का मतलब होता है कि वन हैंड ड्राइव, तो सेकंड हैंड आपका फ्री है, तो आप उसको कहाँ रखोगे। उसके लिए अगर कंपनी इसमें आर्म रेस्ट दे दे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो आपको टॉप मॉडल में मिस लगता है कि भाई टॉप मॉडल में ये आना चाहिए। या करेक्ट। तो सुनील भाई, टॉप मॉडल के हिसाब से इसकी डिग्गी कैसे ओपन होती है मुझे बताओ। इसकी डिग्गी भाई मैनुअली ओपन होती है, अगर आप चाहो तो अंदर से भी ओपन कर सकते हो सीट के नीचे से। बट कंपनी टॉप मॉडल के होने के बाद भी इसमें कंपनी हमें सिर्फ 2 फीचर्स देती है जो बेसिक है, सिर्फ लॉक और अनलॉक का। इसमें आपको लॉक और अनलॉक का फीचर मिलता है, बस बूट आपको मैनुअली खोलना पड़ता है। तो आप अंदर से तो ओपन कर ही सकते हैं। हाँ, अंदर से ओपन कर सकते हैं। और अगर बाहर से करना तो आपको की से ही करना पड़ेगा। हाँ, की से ही करना पड़ेगा। तो एक बार आपको बूट स्पेस भी दिखा देते हैं। हाँ, इसमें पार्सल ट्रे लगी हुई आती है टॉप मॉडल में। और जैसे हमने बताया कि इसमें 230 लीटर्स का तो बूट स्पेस है। अगर आप इसको चाहो तो और बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसकी जो ये सीट्स हैं बैक की, ये फोल्डेबल है। आप इसे फोल्ड करके इसकी पार्सल ट्रे निकाल लो, तो आप इसको कभी टूर वगैरह पे गए हो तो आप इसमें खुद भी सो सकते हो। तो सुनील भाई, आपसे डिस्कशन करके मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे मेजर इशू नहीं है इस गाड़ी में। तो मैं जैसे और लोगों का भी रिव्यू लेता हूं तो वो लोग तो कहते हैं यार जितनी छोटी गाड़ी है उतने इश्यूज ज़्यादा फेस करते हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है? देखो संदीप भाई, इशूज़ कुछ नहीं होते, इशूज़ सारे हमारे बाइंग पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब मेरे पास कम पैसे थे तब मुझे ये बुलबुल का बच्चा लगती थी। अच्छा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बुलबुल के बच्चे को उड़ा दूँ, क्योंकि मेरी बाइंग पावर बढ़ गई है, तो मैं उसके हिसाब से अपग्रेड करना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई, हम आपको कांग्रेस करेंगे कि भाई आगे चलकर आप और अच्छी और बड़ी गाड़ी ले सको। तो अभी के लिए भाई एस्प्रेसो का रिव्यू इतना ही रखते हैं। तो भाई ने क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे ये हमारी वीडियो में बताया है। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हैं एस्प्रेसो AMT से रिलेटेड तो आप भाई हमें बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस के जवाब होंगे भाई मैं वो आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा। तो होप भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड विद अस।